कर रहे थे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अपन पढ़ रहे थे। और दो मेथड अपने पास बेसिकली होते हैं, एक मैट्रिक्स और एक डिटर्मिनेंट, है ना। मैट्रिक्स मेथड मैंने आपको समझा दिया था कि भाई क्या क्या उसके नियम कायदे होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। दो सिस्टम लेने बेटा अपन, x प्लस वाई, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 4। एक तो 2x2 का सिस्टम ले रहा हूँ बेटा और एक 3x3 का सिस्टम ले रहा हूँ। 3x3 का सिस्टम बोले तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2 और x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 2। ये दो सिस्टम है। अब मैट्रिक्स मेथड में क्या करना होता है, कोई बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आप जैसे ये आपका मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो आप इसको सबसे पहले इस तरह लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट करते हैं अपन, क्वेश्चन आप दोनों लिख लीजिए। अब मान लीजिए फर्स्ट पार्ट मुझे करना है, तो ये जो सिस्टम लिखा हुआ है इसको हम कैसे करें। हालांकि देखो 2x2 का सिस्टम है तो वैसे भी एक्स वाई निकाल सकते हैं ना, लेकिन बोर्ड में अगर मैट्रिक्स मेथड लिखा हुआ है तो फिर मैट्रिक्स मेथड से करना है। अदरवाइज तो ये तो अपन बचपन से सोल्व करते हैं, दो इक्वेशन दो अननोन, एक्स और वाई निकालना है, क्या करना है, यस और नो। भाई बचपन से सोल्व करते नहीं है क्या, दो इक्वेशन दो अननोन सोल्व करके एक्स वाई निकाल लो, है ना? लेकिन हमें मैट्रिक्स मेथड से इसको करना है तो वो हम सीखें। तो मैट्रिक्स मेथड से करने के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 एक्स वाई और 1 3। मतलब ये आपका हो गया एक बराबर बी, ये आपका ए हो गया, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका बी हो गया। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे बेटा, 1 2 3 4, 4 माइनस 6 माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 यूनिक सॉल्यूशन, नॉट इक्वल्स टू 0 यूनिक सॉल्यूशन। और फिर यूनिक सॉल्यूशन आप किससे देंगे, गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स सी। तो x मतलब आपका एक्स वाई हो गया, इनवर्स आपको चाहिएगा बेटा, इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप साइड में फाइंड इनवर्स निकाल लीजिए और b आपके पास हो जाएगा बेटा 1 और 3। अब इनवर्स चूंकि अपन ने, मैंने जो यहाँ पे डिटर्म मैट्रिक्स लिया है उसका इनवर्स अपन आगे कई बार निकाल चुके हैं। देखिए अपन ने इसका इनवर्स क्या निकाल के रख रखा है, बताइए मुझे जल्दी से, इनवर्स क्या निकाल के रख रखा है इसका अपन ने। ये लिख रखा है -2 1 और 3/2 और -हाफ, यस और नो। ये निकाल रखा है इसका इनवर्स, हाँ या ना बोलना बेटा जल्दी से। तो ये एक्स वाई है ना, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, -2 + 3 और 3/2 -3/2। तो ये हो गया बेटा एक्स वाई इक्वल टू 1 0। तो सॉल्यूशन आ गया एक्स बराबर 1 और वाई बराबर। राइट डाउन करो फटाफट। ए आपने कैसे लिखा, 1 2 3 4, ये कोफिशिएंट से ए लिख दिया, एक्स और वाई लिख दिया, 1 और 3 लिख दिया।
दोबारा बेटा ये वाला करूंगा ना, सा वाला भी है भाई। अगर आपको दोबारा समझना है तो इसको दोबारा क्यों समझते हो, मैं इसको पूरा सोल्व कर दूंगा, परेशान मत हो। मैं इसको पूरा सोल्व कर दूंगा, आप इसको लिख के डन बोलो, मैं इसको पूरा सोल्व कर देता हूँ, है ना। इसको दोबारा समझा के क्या करूँ, मैं इसको दोबारा वाले को इसको पूरा कर देता हूँ। हाँ बोर्ड में आते हैं, बिल्कुल बोर्ड में लिखा हुआ आएगा बेटा मैट्रिक्स मेथड से, तो हम इसी से करेंगे। सेकेंड वाला करना है, आ जाइए। अब ध्यान दीजिए बेटा, इसको सबसे पहले आप ऐसे लिखिए, ए क्या होगा, इनके कोफिशिएंट 1 1 1, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 2 माइनस 1 1, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 माइनस 2 3। ठीक है, एक्स वाई और जेड इक्वल्स टू 3 2 2, ये आपने लिख लिया। ये आपका एक तरह से क्या हो गया, ए इक्वल्स टू बी हो। फिर आप चेक करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने निकाला इसका बेटा, आई थिंक माइनस साइन आता है, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स है, यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। एक्स का मतलब आपका एक्स वाई जेड, इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा, और बी आपको पता है 3 2। अब इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसका इनवर्स भी अपन ने निकाल रखा है, देखो आगे एक सवाल में इसका इनवर्स भी निकाल रखा है। मैंने ये सवाल दोनों इसलिए लिए हैं ताकि हम बार बार इनवर्स निकालने में अपना टाइम खराब ना करें। इनवर्स निकालना अपन सीख चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैं यहाँ नया सवाल लूंगा तो अपना टाइम खराब होगा, वो अपने को नहीं करना है ना। तो इस बाकी प्रैक्टिस के लिए अपने को एनसीईआरटी में बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, है ना। चलिए, तो अब फटाफट इसका इनवर्स देखो क्या निकाला था पीछे अपन ने। इनवर्स देख के लिखो बेटा वहां से। आगे क्या, इनवर्स पे देखो ना, आई थिंक 1/9 तो बाहर होगा, और अंदर जो टर्म है वो है 1 5 माइनस 2 5 2 और -1, और एक टर्म आ रही है आपकी बेटा 3 -3 और 3। देखो ये आ रही है, एक बार कंफर्म कर लेना बेटा, है। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 5 3, और बेटा कितना हुआ 10 और -4। अगले में कितना हुआ 15, शायद यहाँ पे -2 आ रहा होगा, -4 और -2,
और ये हो गया बेटा 9 माइनस 6 प्लस 6। तो ये अपने पास जो एक्स वाई जेड आया बेटा, ये आपका 111 आ गया। यस और नो, करेक्ट है कि नहीं है? एक बार देख ले और चेक कर। करेक्ट है बेटा, क्लियर है? यस और नो बोल दें, एक बार आगे बढ़ेंगे बेटा। चलिए, अब इसके बाद स्टार बना के अलग कलर के पेन से दो स्टेटमेंट लिखने बेटा। स्टार बना के अलग कलर के पेन से दो स्टेटमेंट लिखे बेटा। स्टार बना के अलग कलर के पेन से दो स्टेटमेंट लिखे हैं। फर्स्ट लिखे बेटा, system of equation which has at least one solution, system of equation which has at least one solution is called consistent. System which has at least one solution is called consistent. System which has at least one solution is constant. बेटा -1/9 था ना, तो मैंने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो वो इसलिए मैंने 1/9 बाहर रखा क्योंकि मैंने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था बेटा, है ना? तो वो देख लेना कैलकुलेशन पिछले वाले सवाल में। चलो, तो एक स्टार बना के अलग कलर के पेन से लिखो, सिस्टम विच हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो आप चेक कर लेना, फाइनल आंसर 111 आ रहा है। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, कहीं पे मैट्रिक्स में माइनस प्लस की गड़बड़ हो तो आप इंप्रूव कर लेना। इतना मुझे आप पे विश्वास है कि आप कर लोगे। फाइनल आंसर 111, ठीक है बेटा? चलो, अब आप लिख लिया स्टार बना के आपने, सिस्टम विच हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। एक तो ये लिखो, सिस्टम विच हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। और दूसरा लिखो बेटा, दूसरा लिखो, पहला तो लिख लिया, सिस्टम विच हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। एंड सिस्टम नेक्स्ट लिख रहे हैं दूसरा, सिस्टम विच डज नॉट contain any solution, system which does not contain any solution is called inconsistent. System which does not have any solution is called inconsistent. System which does not have any solution is called inconsistent. तो दो तरह के सिस्टम होते हैं बेटा, जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता उसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये आपको इसलिए लिखा है, कई बार वो नाम बोले कि भाई सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो आप समझ जाओ इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो बोले कि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो आप समझ जाओ कि इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। हाँ बिल्कुल बेटा, कंसिस्टेंट है तो इनकंसिस्टेंट यही तो होगा। इनकंसिस्टेंट, तो सिस्टम जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट, सिस्टम जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है बेटा इनकंसिस्टेंट। यस और नो? चलिए, इसके बाद दूसरा मेथड आता है बेटा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मेथड पे आता है, सेकंड मेथड आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मेथड, और इसी डिटर्मिनेंट मेथड को क्रेमर्स रूल भी कहते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड या क्रेमर्स रूल एक ही बात है ना? डिटर्मिनेंट मेथड या क्रेमर्स रूल एक ही बात है। अब जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 या d1, और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू d2, ये कोई सिस्टम है। ये एक तरह से मैंने टू इक्वेशन, टू अननोन है ना, टू इक्वेशन टू वेरिएबल,
हालांकि अपन मैट्रिक्स मेथड से भी दोनों सिस्टम को कर सकते थे, 3/3 2/2, और डिटरमिनेंट मेथड से भी हम दोनों सिस्टम को कर सकते हैं, 2/2 और 3/3। लेकिन जैसे मैट्रिक्स मेथड में मैंने 3/3 का सिस्टम लिखवाया था आपको, और इस्तेमाल 2/2 और 3/3 दोनों के लिए किया था, इसलिए यहाँ थ्योरी में मैं आपको 2/2 का लिखवा रहा हूँ और इस्तेमाल में दोनों के लिए करूंगा, 2/2 और 3/3। यस और नो, ये बात समझ में आई जो मैंने अभी बोली? एक बार यस और नो बोलना बेटा इस पे। तो यहाँ हम थ्योरी में 2/2 का लिख रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल सेम टू सेम दोनों के लिए करते हैं, है ना। तो अब अगर मैं इस मेथड पे जाऊं तो इसके लिए भी बात तो वही बनेगी, है ना। सबसे पहले हम चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे तो दो स्थिति होगी बेटा, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आएगा, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आएगा। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, नॉन जीरो है, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और ये यूनिक सॉल्यूशन किससे गिवन बाय, ये किससे दिया जाएगा, x इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल्टा भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और y किससे दिया जाएगा, डेल्टा y अपॉन डिटर्मिनेंट। कैसे आ रहा है वो भी मैं प्रूफ समझा दूंगा। और अगर ये जीरो है तो नियम वही होगा, आइदर इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। और इसमें अगर आपको ये पता होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इज नॉन जीरो, then no solution, then no solution, at least one of delta x delta y is non-zero, then no solution। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कैसे क्या है, इसके प्रूफ को थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पे लिख भी लें, वेयर डेल्टा एक्स आपके पास है d1 d2 b1 b2, और डेल्टा y आपके पास है a1 a2 एंड b1 b2। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डेल्टा का मतलब तो आप जानते हैं, a1 b1 a2 b2। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे डेल्टा एक्स लिखना है ना, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, फिर अभी एग्जांपल में भी हम समझेंगे। तो जैसे ये डेल्टा है आपके पास, डेल्टा बोले डिटर्मिनेंट ऑफ बोले एक ही बात है, तो a1 a2 प्लस b1 b2, ये तो इससे बन ही गया डिटर्मिनेंट तो, है ना। अब अगर इसमें इस पहले वाले कॉलम की जगह आप d1 d2 डाल दोगे तो ये डेल्टा एक्स होता है, मतलब एक्स वाले कॉलम को d1 d2 से रिप्लेस करोगे तो उसे डेल्टा एक्स बोला जाता है, और y वाले कॉलम को d1 d2 से रिप्लेस करोगे तो डेल्टा y बोला जाता है। तो हमने ये नियम लिख दिया, यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय दिस एंड दिस, है ना। अब जैसे पिछले मैट्रिक्स मेथड में मैंने प्रूफ समझाया था आपको कैसे क्या आया कैसे क्या नहीं आया, हालांकि वो सब चीजें हमारे काम नहीं आनी, हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ भी हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे आया। तो थोड़ा सा प्रूफ को समझें कि कैसे बनाया गया है। जैसे डेल्टा एक्स देखिए क्या है, डेल्टा एक्स एक चीज d1 d2 और b1 b2। अब इस d1 का मतलब क्या है, देखो a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y, और b1 b2 है। और अच्छे से देखें इसको, तो मैं इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करूंगा बेटा, a1x a2x b1 b2, और b1y b2y और d1 d2 b1 b2। अब आपको नजर आ रहा है कि ये वाला डिटरमिनेंट तो आपका जीरो हो गया बेटा, y कॉमन आते ही, और यहां से आपका क्या बनेगा, x कॉमन आके a1 a2 और b1 b2। तो इसका मतलब डेल्टा x किसके बराबर हो गया, डेल्टा x हो गया बेटा आपका x इंटू डेल्टा, एंड सिमिलरली डेल्टा y किसके बराबर होगा, y इंटू डेल्टा। यस और नो बोले एक बार इस बात पे, ये बात समझ आई नहीं? यही के साथ पिक्चर को समझेंगे, क्लियर है ये? एक बार यस और नो में बोले भाई, हमने इसको सोल्व किया डेल्टा एक्स को, तो इस d1 d2 की जगह मैंने ये डाल दिया, अब इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दिया, तो ये तो y कॉमन आके जीरो हो गया, ये x कॉमन आके डेल्टा बन गया, डेल्टा डिटरमिनेंट ऑफ ए बन गया।
अब यहां से समझो, यहां से समझो, अगर मैं कह रहा हूं कि ये नॉन जीरो है, डेल्टा है डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन जीरो, तो अगर ये नॉन जीरो होगा तो इससे डिवाइड कर दूंगा मैं, अगर ये नॉन जीरो है तो इससे डिवाइड कर दूंगा, तो x कितना आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा y कितना आ जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, वो सोल्यूशन मिल जाएगा। यस और नो बोलना। अगर ये नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो है तो मैं डिवाइड करके सोल्यूशन निकाल लूंगा। यस और नो बोले एक बार, सोल्यूशन इससे ही तो मिलेगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि भाई इससे सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि अगर नॉन जीरो है तो डेल्टा से डिवाइड करूंगा, और डेल्टा से डिवाइड करूंगा तो ये सॉल्यूशन वाली चीज बन जाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो राइट हैंड साइड तो जीरो हो गई, राइट हैंड साइड तो जीरो हो गई। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं, क्योंकि जीरो बराबर जीरो है, क्योंकि जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। और अगर एटलीस्ट वन नॉन जीरो आ गया, तो जैसे मान लो ये 5 आ गया, इधर तो जीरो है, लेकिन अगर ये 5 आ गया तो 5 बराबर जीरो मिलेगा, 5 बराबर जीरो मिलेगा, तो क्या फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगा। भाई दोनों तरफ जीरो जीरो होगा तो ट्रू स्टेटमेंट बनेगा, एक तरफ जीरो एक तरफ नॉन जीरो होगा तो फॉल्स स्टेटमेंट बनेगा। तो इस वजह से इस केस में इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन की मिक्सिंग आती है, दोनों आ सकते हैं, इनफाइनाइट और नो। लेकिन हमें पता लग गया कि एटलीस्ट वन नॉन जीरो है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो, तो नॉन जीरो बराबर जीरो आएगा, और नॉन जीरो बराबर जीरो आएगा तो नो सॉल्यूशन आएगा। तो अगर ये एटलीस्ट वन नॉन जीरो है तो हम कंफर्म कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। यस और नो। ठीक है, बहरहाल आपको मेन सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। ये समझाने वाला पोर्शन था, एक बार मैंने प्रूफ करके आपको समझा दिया है ना। चलिए, तो अब आप इसको लिख के डन बोले, फिर मैं सवाल करता हूँ। चलिए, सवाल लिखिए बेटा। फाइंड फाइंड solution of system of equation by Cramer's rule. Find solution of system of equation by Cramer's rule. Find solution of system of equation by Cramer's rule. Find solution of system of equation by Cramer's rule. Find solution of system of equation by Cramer's rule. Find solution of system of equation by Cramer's rule. दो सिस्टम लिखता हूँ बेटा, x plus 2y equals to 1 और 3x plus 4y equals to 3. Find solution of system of equation by Cramer's rule. Find solution of system of equation by Cramer's rule. वही वाले सिस्टम लिखे बेटा जो अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, जो मैट्रिक्स मेथड में लिखे थे, वही वाले सिस्टम लिखा। x plus 2y equals to 3 और 3x plus 4y equals to 3. x plus y plus z equals to 3. 2x minus y plus z equals to 2. x minus 2y plus 3z equals to 2. अब समझिए, क्रेमर रूल से करना है तो कैसे करें। क्रेमर रूल से करना है तो आपको सीधे सीधे क्या लिखना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल्टा निकाल लीजिए आप। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, आप चाहे तो इसका वैल्यू भी निकाल लीजिए, 4 माइनस 6 माइनस 2। आप डेल्टा 1 निकालिए, डेल्टा 1 का मतलब क्या आएगा, इस 1 3 की जगह आपको ये 1 3 डालना। 1 3 हालांकि चेंज नहीं हुआ तो आपको लगेगा कि अरे तो वही है। मैं थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन से आपको समझाता हूँ। ये 1 3 था तो हमने ब्लू वाला 1 3 यहाँ पे रख दिया, हालांकि ब्लू और ब्लैक मैच हो रहे हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू -2, डेल्टा 1 या डेल्टा एक्स एक ही बात है, आप इसको डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं, डेल्टा 1 भी बोल सकते हैं। डेल्टा वाई निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे,
इस 2 4 की जगह आप 1 3 पुट कर देते हैं। ये ब्लू वाला जहां पे आया मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो ये आपका 0 आ गया। अब x अब ये नॉन जीरो आया तो आपने वही कह दिया भाई यूनिक सॉल्यूशन है। और वो यूनिक सॉल्यूशन आपने कैसे निकाला, x को डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा किया। डेल्टा एक्स की वैल्यू बेटा -2, इसकी वैल्यू -2 देन 1। और y आपने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा किया, 0 अपॉन -2 0। तो सॉल्यूशन है x बराबर 1 y बराबर 0। देखो क्या यही सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से आया था? यस और नो बोले। यही सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से आया। मैं एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से इसलिए कराता हूँ ताकि हम सवाल के आंसर को समझ पाए। अब सेम सवाल मुझे इसके लिए करना है। अब आप इसको राइट डाउन करके डन बोलेंगे फटाफट, फिर मैं इसको करूंगा। बिल्कुल। भाई ये 1 3 था तो मैंने ये पहले वाले कॉलम को, एक्स वाले कॉलम को 1 3 से रिप्लेस किया, इसके वाई वाले कॉलम को 1 3 से रिप्लेस किया। ठीक है, फिर अभी मैं 3/3 का भी करूंगा। आप इसको लिख के डन करेंगे, फिर मैं 3/3 का भी मैं ही सोल्व करूंगा। तो और ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। आप इसको लिख के डन बोले, मैं रफ करूंगा और फिर 3/3 को सोल्व करूंगा। हो गया बेटा? लिख लिया तो डन बोले। मैं 3/3 का करूंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक। देखिए अब मैं 3/3 के ऊपर करता हूँ, अभी आपको क्लियर होगा। भाई आपका डेल्टा या डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? 1 2 1, 1 2 1, 1 -1 2 और 1 1 3। ये आपका आ गया -9। आपने सोल्व किया, आपका कितना आ गया -9। अब डेल्टा 1 कैसे निकलेगा? डेल्टा 1 या डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा? और ये नॉट इक्वल टू 0 मतलब यूनिक, मतलब यूनिक। अब समझ रहे हैं हम बात को। डेल्टा 1 डेल्टा एक्स जो है, इस कॉलम को, पहले वाले कॉलम को आप इससे रिप्लेस करेंगे 3 3 2 3 2 3 2। ये पहले वाले कॉलम को आपने रिप्लेस किया तो ये डेल्टा एक्स बन गया। आपको डेल्टा वाई बनाना है बेटा, तो अब आप दूसरे वाले कॉलम को किससे रिप्लेस कर देंगे? 3 2 2 से। और अगर आपको डेल्टा 3 लिखना है बेटा, या डेल्टा जेड हम इसको बोलेंगे, तो आप तीसरे वाले कॉलम को किससे रिप्लेस करेंगे? 3 2। यस और नो बोले एक बार। यस और नो बोले आपसे एक बार। समझ में आ गई ये बात कि आपको डेल्टा 1 लिखना है तो पहले कॉलम को इससे रिप्लेस कर देंगे 3 2 2 से। डेल्टा 2 लिखना है तो दूसरे कॉलम को डेल्टा 3 तो तीसरे कॉलम। अब आप इन सब की वैल्यू निकाल लीजिए बेटा, इन सब की वैल्यू निकालिए फटाफट फटाफट। एक आध डिटरमिनेंट सोल्व करके देखिए, एक आध डिटरमिनेंट सोल्व करके भी देखिए। सारी मेरी तरह डायरेक्ट ना लिखें, एक आध डिटरमिनेंट सोल्व करके भी देखें। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया है, ये -2 है। अब ठीक है? यस। एक आध डिटरमिनेंट सोल्व करके भी देखें। अच्छा जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन किससे दिया जाएगा? x इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा और z इक्वल टू डेल्टा जेड। इससे तीनों निकालें, वैल्यू पुट करें, आंसर आएगा। कंप्लीट करें इसको।
आ गया बेटा, 111 आ रहा होगा, तीनों की वैल्यू -9 -9 -9 आ रही होगी। अब ये देखो -9 -9 -9 आएगी बेटा तीनों की वैल्यू। हाँ, तीनों की वैल्यू -9 -9 आएगी। अरे भाई पिछला वाला सवाल है यार, कॉमन सेंस तो लगाओ थोड़ा सा। भाई पिछले सवाल से आंसर 111 नहीं आया था क्या इसका? तो 111 कब आएगा? जब ये सारे -9 आएंगे तभी तो 111 आएगा। मैंने तो कहा था एक आध सोल्व करके देख लो, वो भी इसलिए सोल्व करके कहा था कि मुझे पता था कि तुम डिटरमिनेंट भी गलत सोल्व करोगे। जैसे अभी अपने इसने क्या नाम है, इसलिए कहा था कि भाई एक आध डिटरमिनेंट सोल्व करके देख लो। हर्ष राज ने गलत सोल्व किया, इसलिए कहा कि सोल्व करके देख लो एक आध। ठीक है बेटा, ये सुनो बोले, ये क्लियर है? थोड़ा सा और आगे इसमें पढ़ना है अभी अपने को, थोड़ा सा और आगे इसमें पढ़ना है बेटा। चलिए, अब थोड़ा सा इसको और आगे समझते हैं बेटा, थोड़ा सा और इसको ध्यान से समझते हैं, है ना। समझिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिख रहा हूं बेटा, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 1, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू -1, और x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल्स टू 2 है। चार ऑप्शन है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन, बी ऑप्शन नो सॉल्यूशन, सी ऑप्शन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज लिख देते हैं। चलो, हाँ, तो ये रहता है। अब कई बार आपको क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि कौन सा सिस्टम है। तो अब आप पहले तो इसको मैं सिंपल मेथड से करता हूँ कि मैं मुझे पता लगाना है कौन सा है। तो सबसे पहले डेल्टा निकाला मैंने, तो डेल्टा कितना हुआ बेटा, 1 -1 1 1 1 -1 और 1 3 और -3। वैल्यू निकालो, क्या आ रही है बेटा, जल्दी से निकाल के बताओ वैल्यू क्या आ रही है। डेल्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है, बताइए मुझे फास्ट फास्ट। जीरो आ रहा है, वेरी गुड। तो इसकी वैल्यू आ गई 0। अब इसकी वैल्यू 0 आ गई बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। कुछ भी हो सकता है, या तो इनफाइनाइट होगा या नो होगा। भाई नॉन जीरो आ जाता तो यूनिक कंफर्म हो जाता, नॉन जीरो आ जाता तो यूनिक कंफर्म हो जाता, जीरो आ गया तो इनमें से दो हो सकते हैं। तो अब कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, आप डेल्टा 1 निकालें, आप डेल्टा 2 निकालें, निकाल के बताइए मुझे क्या क्या आ रहे हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3।
डेल्टा वन का मतलब क्या हो जाएगा कि पहले वाले कॉलम को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 - 1 2 से। पहले वाले कॉलम को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, 1 - 1 2 से, दैट इज कॉल्ड डेल्टा वन। चलिए मुझे सोल्व करके बताइए, डेल्टा वन कितना आ रहा है, डेल्टा टू कितना आ रहा है, डेल्टा थ्री कितना आ रहा है। सबसे पहले डेल्टा वन निकालिए, क्या होता है देखते हैं। तो डेल्टा जीरो आने से ये कंफर्म हुआ कि इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन आएगा। डेल्टा वन जीरो आ रहा है, ठीक है। डेल्टा टू डेल्टा थ्री निकालो, सारे निकालो, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री। डेल्टा वन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा टू और डेल्टा थ्री निकालो और बताओ मुझे क्या आ रहा है डेल्टा टू और डेल्टा थ्री निकाल के। डेल्टा वन जीरो है, ठीक है। डेल्टा टू निकालो, डेल्टा वन सबका जीरो आ गया। डेल्टा टू निकालो, कितना आ रहा है। डेल्टा टू में हम क्या करेंगे, सेकंड वाले कॉलम को चेंज करेंगे, 1 - 1 और 2, और थर्ड वाले को ऐसे चीज रखेंगे। तो ये कितना आ गया बेटा, 1 लेंगे तो इसको छोड़ा 3 माइनस प्लस टू, -1 लेंगे तो -3 + 1, और फिर 1 लेंगे तो 2 + 1। तो कितना आ गया बेटा, 5, यहाँ से +2 और यहाँ से +3, 10 आ रहा है क्या डेल्टा टू, 10 आ रहा है। तो ये तो नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो आ गया। तो अगर एटलीस्ट वन नॉन जीरो है तो आगे चेक ही नहीं करूंगा मैं, अब आगे थोड़ी ना जाऊंगा बेटा। एटलीस्ट वन नॉन जीरो दिख गया ना, तो नो सॉल्यूशन। भाई एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। तो हमने कंफर्म कर दिया नो सॉल्यूशन। अगर एटलीस्ट वन नॉन जीरो आ गया तो फिर नो सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन नॉन जीरो आ गया तो फिर नो सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा। आप यहाँ देखो, यहाँ मैं आपको एक तरीका और समझाऊंगा जो इसकी तुलना में आसान पड़ेगा। यहाँ मैं आपको एक तरीका और समझाऊंगा बेटा जो इसकी तुलना में थोड़ा सा आसान पड़ेगा। करें, ये हो गया, ये क्लियर है सबको, एक बार यस और नो बोले। अब मैं थोड़ा सा एक आसान तरीका और आपको सिखाने वाला हूँ जो इस तरह के सवालों को थोड़ा सा आसान बनाएगा। एक तरीका और हम सीखेंगे बेटा जो इस तरीके के सवालों को क्या बनाएगा, आसान बनाएगा। इस तरीके के सवालों को क्या बनाएगा, आसान बनाएगा। वो तरीका क्या है वो आप समझें। ठीक है, दूसरा तरीका क्या कहता है, ये जैसे ये आपका पास है, आपने डेल्टा तो चेक कर ही लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो आपका जीरो आ गया, और वो जीरो आ गया तो इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन, ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा 1 2 और 3। इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन आपका डिसाइड हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे आप किसी को भी टी लेट कर लें, z इक्वल टू मान लीजिए मैंने लैम्डा लेट कर लिया, तो इक्वेशन 1 से आपके पास क्या आने वाला है, x - y = 1 - z। इक्वेशन 2 से आपके पास क्या आने वाला है, x + y = -1 + 1। आप इन दोनों से x और y निकाल लीजिए। कहने का मतलब ये है आपको x y z तीनों को लैम्डा की टर्म्स में लाना है, किसी भी वेरिएबल की टर्म्स में ला सकते हैं, लैम्डा टी
पी किसी भी वेरिएबल की टर्म में। तो आपने z इक्वल टू लैम्डा लिया और आपने बाकी दो को भी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लिया इक्वेशन 1 और 2 से। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे मैं ऐड करूंगा x बराबर 0 आ जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा -1 प्लस लैम्डा। तो z आ गया, x आ गया और y आ गया। ये सारा आप इक्वेशन 3 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 3। आप पहले दो से वैल्यू निकाल लो एक्स वाई जेड तीनों को लैम्डा की टर्म्स में और इक्वेशन 3 में पुट कर दो। समझना मेरी बात को। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और सेटिस्फाई नहीं करती है तो नो सॉल्यूशन। आपको कोई डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। इससे बेहतर विकल्प एक ये होगा कि आपने जैसे ही चेक किया कि इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन है तो फिर आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की जगह क्या निकाल के देख लें, ये सॉल्यूशन का प्रोसेस करके देख लें। इससे आपको कंफर्म पता लग जाएगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो क्या करा, z को लैम्डा लिया, इन दोनों में पुट किया, एक्स वाई जेड तीनों लैम्डा की टर्म्स में आ गए। अब आप इसको इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं बेटा, तो इक्वेशन 3 में पुट कर दे, यस कर देते हैं। तो x कितना है 0, लैम्डा कितना है -1 प्लस लैम्डा, और z कितना है लैम्डा बराबर कितना है 2। तो देखो बेटा ये कितना आ गया -3 बराबर 2, फॉल्स आया, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। क्लियर है बात, फॉल्स आया देयरफॉर नो सॉल्यूशन। ये समझ में आई टेक्निक, ये समझ में आई टेक्निक है ना। वैसे एक्चुअली ये टेक्निक प्लेन से रिलेटेड है ना, हाँ ये टेक्निक प्लेन से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको अभी प्लेन विलेन के चक्कर में डाल के परेशान नहीं करूंगा। जैसा मेरी आदत है, मैं आपको प्लेन विलेन की कहानी समझा के बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं अभी सिंपल बात कर रहा हूँ कि एक तरीका है ये, है ना। वैसे ये प्लेन वगैरह में इसको डिटेल में भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी वो सब करके मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं एक सीधा सा ट्रिक समझा रहा हूँ कि आपने ये लिया, आपने तीनों को लैम्डा की टर्म्स में निकाल लिया, है ना। प्लेन वेक्टर 3D में पढ़ेंगे बेटा, है ना। और आपने वो क्या कर लिया, इक्वेशन 3 में पुट कर लिया। अगर ट्रू स्टेटमेंट आता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर फॉल्स स्टेटमेंट आया तो नो सॉल्यूशन। ट्रू स्टेटमेंट आता इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉल्स स्टेटमेंट आया नो सॉल्यूशन। यस और नो बोले एक बार। एक सवाल और कराऊंगा अभी, बट चलिए एक सवाल और कराऊंगा। ये हो गया सबका। अब देखो एक बच्चा बहुत अच्छा सॉल्यूशन पूछ रहा है कि जरूरी है कि लैम्डा लेट करे। इसका मतलब है ये बच्चा बीच बीच में कान बंद हो जाते हैं इसके। बेटा मैंने अभी क्लियर बोला था आप लैम्डा लेट करें, टी लेट करें, पी लेट करें, कुछ भी लेट करें। फिर अभी आप लिख रहे हो सर जरूरी है कि लैम्डा लेट करें। नहीं बेटा, बोला तो सही। आपको तो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। अगर ट्रू स्टेटमेंट आया देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉल्स स्टेटमेंट आया देन नो सॉल्यूशन। ठीक, अभी मैं और एक और सवाल करता हूँ, उससे और क्लियर होगा। चलिए एक सवाल और लिखिए और थोड़ा सा क्लियर करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच इक्वेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच इक्वेशन, फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऐसे फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, system of equation x plus y plus z equals to 6, x plus 2y plus 3z equals to 10, और x plus 2y plus pz, x plus 2y plus pz equals to q has first part unique solution, second part no solution, और थर्ड पार्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपको अननोन निकालना है बेटा पी और क्यू।
for which equation has unique solution, no solution, infinite solution. Find value of P and Q for which system of equation this has unique solution, no solution, infinite solution. अब आपको क्या करना है समझिए। सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डेल्टा जो हमारा है। तो सबसे पहले तो इसे निकाल लें, 1 1 1 1 2 3 और 1 2 3। एक तो ये निकाल लें, करें इसको सोल्व करें बेटा, इसको सोल्व करें, फिर आगे की कहानी हम समझेंगे, है ना। ठीक है, तो ये आपके पास ये तीन इक्वेशन होगी, x प्लस वाई। अगर आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 10 और x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू q। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। चलिए निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है बेटा, हाँ p माइनस 3 आ रहा है। वेरी गुड। तो ये आपने सोल्व किया, p माइनस 3 आ गया, ये आपने सोल्व किया, p माइनस 3 आ गया। तो p माइनस 3 आ गया तो आपका एक काम तो यहीं पे खत्म हो गया, है ना। तो आपको चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो डेल्टा 0 होना चाहिए, तो p माइनस 3 0 होना चाहिए, तो p बराबर 3 आ गया। यहाँ तो कोई सॉरी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो p इज नॉट इक्वल टू 3। तो आप ऐसे लिख सकते हैं p बिलोंग्स टू r माइनस 3 एंड q बिलोंग्स टू r। ये आपकी वैल्यू है। ये क्लियर है, इस पे बोले। यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसको नॉन जीरो कर दिया, तो p इज नॉट इक्वल टू 3 आ गया, यानी कि r माइनस 3 आ गया, q बिलोंग्स टू r। यस और नो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है ना। आप समझिए। अब आप यूनिक और नो सॉल्यूशन के लिए बात करें, सेकंड एंड थर्ड के लिए, है ना। तो सेकंड और थर्ड के लिए डेल्टा 0 होना चाहिए, तो p तो 3 होगा। डेल्टा तो 0 होना, तो p को 3 होना पड़ेगा। यस और नो, डेल्टा 0 है तो p 3 होना पड़ेगा। क्लियर है बात सबको। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि नो सॉल्यूशन किस केस में होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस केस में होंगे। तो p 3 हो गया, तो p तो 3 हो गया, ये p 3 हो गया। अब p 3 हो गया तो सिस्टम क्या हो गया आपका, सिस्टम ये हो गया बेटा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू, चलो p 3 हो गया। अब मैं ऐसे सिस्टम भी लिखता हूँ, p तो 3 डिसाइडेड हो गया। अब आप आ जाओ इक्वेशन 1 और 2 से, लेट वही मैं z को लेमडा मान लेता हूँ। तो पहली इक्वेशन से क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस लेमडा। दूसरी इक्वेशन से क्या होगा, कोई सी भी दो से कर सकते हैं बेटा, 2y इक्वल टू 10 माइनस 3 लेमडा। आप मुझे x और y निकाल के बताओ, इससे क्या क्या आ रहा है, x और y निकाल के बताओ क्या क्या आ रहा है, x और y निकाल के बताओ क्या क्या आ रहा है बेटा। एक्स और वाई निकाल के बताने हैं आप लोगों को, है ना। आप बताएंगे कि एक्स और वाई क्या क्या निकल के आ रहे हैं। वाई तो आ रहा है 4 माइनस 2 लेमडा, 4 माइनस लेमडा आ रहा है, 4 माइनस 2 लेमडा आ रहा है। वाई तो आ रहा है 4 माइनस 2 लेमडा, और एक्स कितना बताया जा रहा है, वाई तो 4 माइनस 2 लेमडा आ गया, एक्स बताओ कितना आ रहा है, 2 प्लस लेमडा। ठीक है, एक्स आ रहा है 2 प्लस लेमडा।
है ना। अब आप इसको इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, ये इक्वेशन 3 है। पी की वैल्यू मैंने 3 लिख दी बेटा इसमें ना, पी तो 3 था तो पी 3 रखते हैं मैं इस इक्वेशन में। एक्स आपका कितना हो गया बेटा 2 प्लस लेमडा, वाई कितना हो गया 4 माइनस 2 लेमडा, और जेड कितना हो गया बेटा 3 लेमडा इक्वल टू क्यू। तो अब आप देखो बेटा 2 प्लस लेमडा 8 माइनस 4 लेमडा प्लस 3 लेमडा बराबर क्यू। तो क्यू बराबर 10 आ गया बेटा। अब आप समझो ये क्यू बराबर 10 आया, इसका मतलब क्या हो गया 10 बराबर क्यू आ गया ना। तो अब आप समझे इसका कि अगर क्यू 10 हुआ तो ये स्टेटमेंट ट्रू बनेगा, और क्यू 10 नहीं हुआ तो स्टेटमेंट फॉल्स बनेगा। तो अगर आपको चाहिए नो सॉल्यूशन तो आपका आंसर हो जाएगा P बराबर 3 और Q इज नॉट इक्वल टू 3। और आपको अगर चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो आपका आंसर होगा बेटा P बराबर 3 और Q बराबर 10। ये समझ में आई कहानी पिक्चर। भाई Q बराबर 10 आ गया ना, आप ऐसे समझो। अगर हाँ नहीं समझे, मैं अभी बहुत क्लियर, बहुत आसान मेथड है ये, आप समझो। जैसे मान लो, समझो ऐसे मत समझो, जैसे यहाँ पे अगर Q की जगह 5 लिखा हुआ होता, 5 लिखा हुआ होता तो ये ऐसे बनता ना 10 बराबर 5, तो फॉल्स बनता ना। और अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ होता, अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ होता तो ये 10 बराबर 10 बनता, तो ट्रू बनता, तो ट्रू बनता, यही तो कह रहा हूँ। तो अपने पास सोल्व करके कितना आया, क्यू था तो हमारे पास सोल्व करके कितना है भाई, ये क्यू था ना, तो क्यू था तो सोल्व करके हमारे पास क्यू बराबर 10 आया। तो यानी कि क्यू 10 हो जाएगा तो ट्रू स्टेटमेंट बनेगा और इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, और क्यू 10 नहीं हुआ तो फॉल्स स्टेटमेंट बनेगा, तो नो सोल्यूशन आएंगे। यस और नो। कितनी आसानी से दोनों चीजें एक साथ निकल गई बेटा, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी अपने को। क्लियर है ना एकदम। अच्छा अब इससे फायदा क्या है वो समझो। जैसे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखना हो ना तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड बराबर एक्स की वैल्यू 2 प्लस लेमडा, वाई की वैल्यू 4 माइनस 2 लेमडा, और जेड की वैल्यू लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखने का तरीका है। अच्छा अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखने का तरीका कैसे है मैं समझाता हूँ। कि लेमडा की कोई भी रियल वैल्यू ले ली, जैसे लेमडा 0 ले लिया तो एक सॉल्यूशन बन गया 4 2 एंड 0। 4 2 एंड 0 एक सॉल्यूशन है जो इस सिस्टम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। या आपने लेमडा की वैल्यू ले ली 1, तो ये बन गया 3 2 और 1। तो 3 2 और 1 एक्स वाई जेड की एक ऐसी वैल्यू का सेट है जो इस सिस्टम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि लेमडा की अलग अलग वैल्यू पे हमें क्या मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन। फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ लेमडा वी गेट ए डिफरेंट सम्स ऑफ सॉल्यूशन, एक डिफरेंट सॉल्यूशन हमें हर बार मिलता जाएगा। तो इसलिए इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, और इस तरह इसको लिख भी सकते हैं। अब मैंने z को लेमडा माना है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है z को मानो, आप x को भी लेमडा ले सकते थे, आप y को भी लेमडा ले सकते थे, एक ही बात है। x को लेमडा लोगे तो y z लेमडा की टर्म्स में आ जाएंगे। यस और नो। ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी लिख दिया आपने। अगर कोई कहे ना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखो तो ये अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे थोड़ी ना कि बहुत सारे निकाल के रखेंगे, है ना, तो वो ऐसा। अब क्लियर है ये बात सारी, मैंने हर तरह से समझा दिया। तो ये एक मेथड है कि आप पहले दो या किसी भी दो से आप सॉल्यूशन निकालें और तीसरे में उसको सेटिस्फाई करें। वहां से ट्रू स्टेटमेंट बनेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और फॉल्स स्टेटमेंट बनेगा तो नो सॉल्यूशन। कोई सी भी वैल्यू डाल दो रियल जो आपके मन करे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है बात। जल्दी से यस और नो बोलो, आगे बढ़ेंगे बेटा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हमें पढ़ना है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेंस के हिसाब से या जेई के हिसाब से मैं बोल दूं तो कोई बुराई नहीं है ना। जैसे अभी आप जैसे मेंस के 5-6 पेपर होते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि 5-6 पेपर अगर मेंस के हो रहे हैं तो एक पेपर में तो ये आएगा ही आएगा, है ना। एक पेपर में तो आना ही आना है इसको। बहुत होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हम बात करें, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करें हम, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करूं मैं तो कैसा सिस्टम लिखूंगा बेटा मैं, a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस सिस्टम होता है। इसका मतलब आप ऐसे समझो कि आपने जो अभी 3x3 का सिस्टम पढ़ा उसमें d1 d2 d3 तीनों 0 हो गए। आपने जो 3x3 का सिस्टम पढ़ा उसमें d1 d2 d3 तीनों 0 हो गए। d1 d2 d3 तीनों 0 हो गए। अब मेरी एक छोटी सी बात का जवाब देना, अगर d1 d2 d3 तीनों 0 है तो आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 के बारे में कुछ कह सकते हैं? अगर 3x3 का सिस्टम है, d1 d2 d3 तीनों 0 है, तो आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 के बारे में कह सकते हैं? यस, तीनों 0 होंगे, क्योंकि डेल्टा 1 के पहले कॉलम में 0 0 0 आएगा, डेल्टा 2 के दूसरे कॉलम में 0 0 0 आएगा, डेल्टा 3 के तीसरे कॉलम में 0 0 आएगा। यस और नो? बिल्कुल आएगा। तो इसके 0 का मतलब है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 होंगे। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे लिखता हूँ, क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 है, देयरफॉर ये भी 0 है। अच्छा, अब ये तीनों 0 है तो एक और चीज मुझे समझ में आती है, ये अगर तीनों 0 है, ये अगर तीनों 0 है तो जैसे मैंने x क्या लिखा था, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y क्या लिखा था, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z क्या लिखा था, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। या मैं वैसे लिखूं कि डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा 1, सही लिखा मैंने, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा 2 और डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा 3। तो अब आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ये तीनों 0 है और डेल्टा नॉन 0 हुआ, है ना। मैं अब दो केस की बात कर रहा हूं बेटा। इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू है 0, इफ डेल्टा इक्वल टू है 0, दो ही केस की बात करते हैं अपन, तीसरा केस तो बनाते ही नहीं है। तो अब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और मैं कह रहा हूं कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 है, तो एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू आएगी बता सकते हो आप? एक्स वाई जेड क्या आएगा? अगर ये तीनों 0 है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी? 0 0 0 0 0 0। तो इस केस में जो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और वो सॉल्यूशन क्या वो होगा, एक्स भी 0 आएगा, वाई भी 0 आएगा, जेड भी 0 आएगा। मतलब यहाँ सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ कंफर्म है कि वो 0 0 0 आएगा। और वो सॉल्यूशन जिसमें तीनों ये 0 0 0 होते हैं, इसको हम ट्रिवल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ट्रिवल सॉल्यूशन, है ना, ट्रिवल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवल सॉल्यूशन है। ट्रिवल सॉल्यूशन जिसके तीनों वेरिएबल 0 हो उसे ट्रिवल सॉल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, अगर डेल्टा 0 है, डेल्टा 0 है तो अब समझना मेरी बात को, डेल्टा 0 है, डेल्टा 0 है और ये तीनों 0 है, तो फिर नो सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं। कौन सा सॉल्यूशन आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन आएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि तीनों 0 आ गए और डेल्टा भी 0 है, तो क्या आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या हम ऐसे इनफाइनाइट ही आएगा क्योंकि ये तो तीनों 0 है, तो डेल्टा इक्वल टू 0 में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, इसका मतलब ट्रिवल नॉन ट्रिवल दोनों टाइप के सॉल्यूशन आएंगे, है ना। नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन भी आएंगे, ट्रिवल भी आएगा, नॉन ट्रिवल, सारे सॉल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, तो हम इसमें बोल सकते हैं नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे मतलब नॉन ट्रिवल भी आएंगे, ट्रिवल भी आ जाता है हालांकि, बट नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन।
ट्रिवल तो एक आएगा, बाकी इनफाइनाइट तो नॉन ट्रिवल। नॉन ट्रिवल मतलब एक्स वाई जेड में से एटलीस्ट वन नॉन जीरो, एक्स वाई जेड में से एटलीस्ट वन नॉन जीरो। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कभी वो लिखेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो आप समझ जाओ डेल्टा जीरो करना है, वो लिखेगा नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन तो आप समझ जाओ डेल्टा जीरो करना है, क्योंकि नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन तो तभी आएंगे जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे, अदरवाइज तो आएंगे नहीं, क्योंकि ट्रिवल सॉल्यूशन तो कब यूनिक सॉल्यूशन के केस में आता है जब एक ही सॉल्यूशन आए। तो अब आपको क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखे तो आपको समझ जाना है डेल्टा जीरो है, नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन लिखे आपको समझ जाना है डेल्टा जीरो है, ट्रिवल सॉल्यूशन लिखे आपको समझना है डेल्टा नॉन जीरो है, यूनिक सॉल्यूशन लिखे आपको समझना है डेल्टा नॉन जीरो है। यस और नो बोलो, सवाल कराऊंगा एक क्या। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ी आसानी से आंसर आता है, वो सिर्फ यही लिखेगा चार में से, यूनिक, ट्रिवल, इनफाइनाइट, नॉन ट्रिवल। आपको समझना है ये दो लिखा है, ये दो लिखा है, ये मैंने बहुत छोटे से शब्दों में लिखा है, कोई कहानी नहीं बनाई है ना। तो यहाँ पे चूंकि और सीधा सा है, जब डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन जीरो 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 आ जाएगा, और अगर ये जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाला है। एग्जाम्पल कर लें, चलिए। एग्जाम्पल लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ पी, फाइंड वैल्यू ऑफ पी for which system of equation, find value of p for which system of equation x plus y plus z बराबर जीरो, x plus y plus z बराबर जीरो, x plus 2y plus 3z बराबर जीरो, x plus 2y plus 3z बराबर जीरो, and x plus 2y plus pz equals to zero, and x plus 2y plus pz equals to zero has non-trivial solution, has non-trivial solution। चलिए निकालिए बेटा, वैल्यूज निकालिए। हो गया बेटा, कुछ भी नहीं करना, आपको डिटरमिनेंट को जीरो करना है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल्टा जीरो है बस, और कुछ भी नहीं करना। वन वन वन, वन टू थ्री, वन टू पी बराबर जीरो, सोल्व कर ही रखा है आपने, पी बराबर तीन आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला सवाल लिखता हूँ बेटा, है ना, पी बराबर तीन आ रहा है, बस कुछ भी नहीं करना, डिटरमिनेंट जीरो करो, पी तीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड solution of system of equation, find solution of system of equation x plus y plus z equals to 0, 2x plus y plus z बराबर 2y, 2x plus y plus z बराबर 2y, and
एक्स प्लस थ्री जेड इक्वल टू 2y, एक्स प्लस थ्री जेड इक्वल टू 2y। इस सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन को हमें निकालना है। तो कई बार वो होमोजीनियस सिस्टम को उल्टा पुल्टा करके भी लिख देता है ना, जैसे कुछ इधर लिख दिए कुछ इधर लिख दिए। तो आपको तो ठीक है, आपको पहचान जाना है कि भाई ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। तो आप समझ गए कि होमोजीनियस सिस्टम है। और होमोजीनियस सिस्टम है तो बिना देर करे आप डेल्टा निकाल लो, बिना देर करे आप डेल्टा निकाल लो, बिना देर करे आप डेल्टा निकाल लो। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, बिना देर करे निकालो, निकालो फिर बिना देर करे निकालो बेटा, बिना देर करे निकाल लो क्या आ रहा है। -9 आ गया, ठीक है, -9 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब यूनिक टेबल सॉल्यूशन। तो x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर, ये आंसर हो गया, खत्म, ये आंसर आ गया। कुछ नहीं करना भाई, ये नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब यूनिक टेबल सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है और वो एक सॉल्यूशन कौन सा है, 0 0 0 है, एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन क्या है, 0 0 0 है। ठीक है, एक सिस्टम और हमें पढ़ना है, सिस्टम विच कंटेन्स थ्री इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। एक छोटा सा सिस्टम और पढ़ना है, सिस्टम विच कंटेन थ्री इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। भाई हमने 2x2 का सिस्टम पढ़ा, 3x3 का सिस्टम पढ़ा, एक सवाल और किस तरह का बनता है यहाँ पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच कंटेन थ्री इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, थ्री इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। मैं एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट के सेक्शन सी तो आपको होमवर्क में दे चुका था ना पहले, और मैं डिस्कस भी कर चुका ना। ठीक है, ओके, चलिए। तो अब अपन एक सिस्टम पढ़ रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये सिस्टम है, इसमें तीन इक्वेशन है, दो वेरिएबल एक्स और वाई, और इसमें केवल एक ही सवाल बनता है, इसमें केवल एक ही सवाल बनता है, सिस्टम दिस इज कंसिस्टेंट इफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 कितना हो जाए, 0। इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनता है। और ये कंडीशन कहाँ से आई, ये कंडीशन कहाँ से आई, एक बार आप इन तीनों को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा ये कंडीशन कहाँ से आई। ये तीन लाइनें हैं और ये कंडीशन भी आपको देखी हुई सी लगेगी, ये तीन लाइन के कॉन्करेंट होने की कंडीशन है, ये तीन लाइन के कॉन्करेंट होने की कंडीशन है, क्योंकि तीन लाइनें अगर कॉन्करेंट है इसका मतलब एक पॉइंट आएगा कॉमन, तीन लाइन के कॉन्करेंट होने की कंडीशन है, क्योंकि ये तीन लाइनें हैं, है ना, ये तीन लाइनें हैं और ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट है, डिटरमिनेंट 0, क्योंकि तीनों लाइनों का कॉन्करेंट होना मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। यस और नो,
है ना। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइन वो वही चीज है, बस इसको मैट्रिक्स में पढ़ा गया है, बाकी चीज वही है। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइन, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइन। एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ बेटा, बस सीधा सा एक एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ पी फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ पी फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ पी फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ पी फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ पी फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 and x plus py equals to 6, x plus py equals to 6. Find value of p for which system of equation, find value of p for which system of equation x plus y equals to 4, 2x plus y equals to 5 and x plus py equals to 6 is consistent, is consistent. Find value of p for which system of equation is consistent. आंसर निकाल दो बेटा फटाफट। सिस्टम ऑफ दिस इज कंसिस्टेंट, सीधा सा सवाल है। फाइंड वैल्यू ऑफ पी फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट। डिटरमिनेंट जीरो कर दो भाई, ये इक्वेशन ये बन जाएगा ना भाई। ये -4 इक्वल्स टू 0, -5 इक्वल्स टू 0, -6 इक्वल्स टू 0। तो आपको डेल्टा यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए को 0 करना है। 1 1 -4, 2 1 -5, 1 p -6 बराबर 0 करना है। सोल्व कर लो, पी क्या आ रहा है बता दो मुझे, पी क्या आ रहा है फटाफट। 5/3 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर आ गया बेटा 5/3। यही सवाल बनता है इसमें, और कुछ बनता है नहीं। एक थोड़ा सा और अच्छा सवाल लिख लेते हैं इसमें अपन। थोड़ा सा और अच्छा वैल्यू लिख लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखूं मैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखता हूं मैं। x प्लस वाई इक्वल टू 1, a प्लस 1x, a प्लस 2y इक्वल टू a प्लस 3 और a प्लस 1 का क्यूब x, a प्लस 2 का क्यूब y और a प्लस 3 का क्यूब हैज एटलीस्ट वन solution, has at least one solution, has at least one solution. Value of a for which system of equation this and this has at least one solution. At least one solution मतलब consistent. At least one solution मतलब consistent. की बात कर रहे हैं बेटा, सिस्टम कंसिस्टेंट है क्योंकि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मींस कंसिस्टेंट। बहुत सीधे सीधे शब्दों में अपन ने पढ़ा है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको बस डिटर्मिनेंट को 0 करना है, काम खत्म। आपको बस डेल्टा 0 करना है और काम खत्म, काम खत्म। 1 1 1, a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, a प्लस 1 का क्यूब, a प्लस 2 का क्यूब, a प्लस 3 का क्यूब बराबर। सोल्व करो, a आ जाए।
ये बेटा मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है ना, कुछ लोगों की नींद उड़ जाए इसीलिए लिखा है। मैं ये लिख के देखना चाहता था कि कितने लोग हैं जो मूर्ख बन जाते हैं। और देखो मैंने कितने लोगों को मूर्ख बनाया। अरे नालायको, ये माइनस 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 तो कॉमन लेके हट जाता है ना। माइनस 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 तो कॉमन लेके हट गया ना। थोड़ा सा दिमाग तो रखो। मैंने तो जान करके हटा के लिखा माइनस। हाँ, जान करके हटा के लिखा। मैं माइनस माइनस लिखने वाला था, फिर मैंने सोचा चलो हटा के लिखते हैं, है ना, क्योंकि तीनों से माइनस कॉमन तो आ ही जाएगा, तो मैंने सोचा हटा के लिखते हैं। दो दो चार जने तो इसी में दिमाग लगाते रहेंगे, उन्होंने कहा माइनस कहाँ गया है ना। है ना। तो मैंने कहा कुछ लोग सोचेंगे अच्छा सर ने गलत लिख दिया, माइनस तो लिखा ही नहीं। है ना। तो मैंने जान करके माइनस हटा के लिखा। पिछले सवाल में तो माइनस लिखा मैंने, और इसमें जान करके माइनस हटा के लिखा। मजा आया। अच्छा चलो। आंसर नहीं आया क्या बेटा? आंसर नहीं आया क्या अभी इसका? है ना, आंसर नहीं आया अभी इसका। अरे इसको सोल्व करने में ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये वो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है बेटा। 1 1 1 ABC A³ B³ C³। तो आप चाहो, अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ये 1 1 1 ABC A³ B³ C³। याद है क्या क्या सॉल्यूशन था उसका? याद है क्या क्या था उसका सॉल्यूशन? था A - B, B - C, C - A, मुझे तो ऐसा ही कुछ याद है, इंटू A+B+C। ये सॉल्यूशन था उसका। याद है? एक्सपेंशन याद रखने के लिए कहा था मैंने। मैंने कहा था ये स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, एक्सपेंशन याद रखना। हाँ, A - B, B - C, C - A, A+B+C। तो ये तो खत्म ही हो गए सारे, ये तो कांस्टेंट 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 बचेंगे, तो इसको हटाओ। ये 3A+6 बराबर 0, A बराबर -2, ये आंसर है उसका। A बराबर -2। चलो, अब ये हो गया अपना काम। अब इसमें वैसे एडवांस का तो सिलेबस पूरा हो गया, लेकिन एक बोर्ड का टॉपिक और बचा हुआ है जो मैं कल आपको समझाऊंगा। एडवांस का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का सिलेबस खत्म हो चुका है। अब एक बोर्ड का पर्टिकुलर टॉपिक और समझाना है बेटा, रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो कल वाली क्लास में समझाएंगे। कल अपना लगभग लगभग पूरा काम ये खत्म हो जाएगा। तो आज आप होमवर्क में क्या करके आएंगे? कल अपन डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेक्शन डी। पार्ट सेकंड थर्ड तीनों में सेक्शन डी सेक्शन डी सेक्शन डी। और एक डीपीपी भी कर दूंगा, जो आज मैंने होमवर्क में दे रखी थी लेकिन मैंने डिस्कस नहीं की। डिस्कस इसलिए नहीं की मैंने डीपीपी, मैं चाह रहा था आज ये पूरा हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। तो इसको पूरा करना चाह रहा था, इसलिए मैंने आज डीपीपी डिस्कस नहीं की। तो अब कल अपन वो डीपीपी कर लेंगे जो है, जो होमवर्क में एक एक ही करेंगे बस, है ना, एक डीपीपी करेंगे, जो भी ऑर्डर में हो वो देख लेना, एक डीपीपी करेंगे। और शीट में अपन करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में सेक्शन डी, है ना, तीनों में सेक्शन डी। हाँ, जो भी डीपीपी हो वो देख लेना बेटा। तो वो डीपीपी भी कल 23 है तो 23 कर लेंगे, जो भी है मुझे नहीं पता, है ना। तो एक डीपीपी जितनी भी अपन कर चुके हैं, तो एक डीपीपी डिस्कस करेंगे कल। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेक्शन डी डिस्कस करेंगे अपन। और फिर अपन क्या करेंगे, वो एक एलिमेंट्री रो ट्रांसलेशन बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो पढ़ा दूंगा आपको, है ना। तो कल ऑलमोस्ट अपना काम पूरा हो गया। ठीक है बेटा। वो आधा घंटे का कॉन्सेप्ट है जो अपने को करना है।
लगभग लगभग कल अपन पूरा कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो मीटिंग क्लोज करते हैं बिल्कुल। उसके बाद से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, ओके बाय।